वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएन फिजिक्स। तो एक बार फिर मैं लेकर आ गया हूँ अपने टॉपिक्स को। तो आज एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 का वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया था। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या हमने कर दी थी। आज का हमारा टॉपिक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करने से पहले हमें यह जानना होगा कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन क्या होता है? तो यस, माय नेम इज नीरज द्विवेदी और मेरा प्यारा सा चैनल डीएन फिजिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले जानेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। बात कर लेते हैं अपवर्तन की घटना। हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वो अपने मार्ग से, जैसे अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम क्या है आपका? जैसे वायु आपका क्या है? विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में या जल में, कांच और जल तो ऐसे माध्यम हैं जिसे हम सघन माध्यम में कहते हैं। अब जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाएगी, उसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चाहे वो वायु से कांच में जाए चाहे कांच से वायु में जाए, उसकी चाल, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो अपवर्तन की घटना में क्या होता है? पहले हम अपवर्तन की बात कर लेते हैं। अपवर्तन में क्या क्या होता है? ये हमारा एक पृष्ठ है, मान लीजिए M1 M2 हमारा एक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है, दो माध्यमों को अलग करता है। मान लीजिए कि इस पृष्ठ M1 M2 के ऊपरी हिस्सा आपका माध्यम 1 है जिसको हम वायु बोलते हैं। इसके नीचे का हिस्सा जो है वो क्या है? कांच मान सकते हो या जल मान सकते हो। ये हमारा दूसरा माध्यम है। वायु हमारा विरल माध्यम होता है, कांच हमारा सघन माध्यम में होता है। अपवर्तन के नियम की बात करें, अपवर्तन में एक घटना थी कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो इस अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हटती है, मतलब इसके पास वो नहीं आती है। इस प्रकार दो कोण बनते थे। एक कोण का नाम था आपतन कोण, और जो किरणें अपवर्तित होती थी उसके साथ अभिलंब का कोण R बनता था, उसे अपवर्तन कोण कहते थे। क्या कहते थे? अपवर्तन कोण और आपतन कोण। जो किरण आती थी उसको कहते थे आपतित किरण, और जो किरण अपवर्तित होती थी उसे क्या कहते थे? अपवर्तित किरण। तो ये तो आपका हो गया अपवर्तन की घटना। अपवर्तो हाइगेंस ने अपने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में अपवर्तन के नियमों को प्रूव किया। जैसा कि हमने बता दिया था, हमने सिद्धांत में बताया था, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में हमने बताया था कि हाइगेंस ने वेव थ्योरी दी। हाइगेंस ने, इससे पहले न्यूटन ने अपना कणिकावाद सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलता है वो सब कणों के रूप में होता है, लेकिन हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश वेव है। प्रकाश को उन्होंने वेव माना, अनुदैर्ध्य माना, और इसके आधार पर हाइगेंस ने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन आदि की व्याख्या सफलतापूर्वक कर ली। लेकिन ये सिद्धांत प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या करने में असफल रहा।
ऐसा इसलिए रहा क्योंकि प्रकाश को हाइगेंस बाबू ने क्या माना, अनुदैर्ध्य माना, लेकिन वास्तव में प्रकाश की व्याख्या अनुप्रस्थ तरंग मान करके सफलतापूर्वक हो गई। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अब हम एक फिगर बनाते हैं। हाइगेंस थ्योरी में इन्होंने एक माध्यम की कल्पना की थी जिसको कहते थे ईथर। कहते थे ईथर का भारहीन होता है, ये सभी माध्यमों में प्रवेश कर सकता है और प्रकाश की चाल से चल सकता है। तो देखते हैं, एक फिगर ड्रा करते हैं। फिगर अच्छा मेरा कभी कभी नहीं बनता है, लेकिन आप लोग घबराइए मत, फिगर अच्छा बनेगा। ये आपका एक पृष्ठ है, M1 नाम है इसका नाम है M2। इस साइड का जो इसके निचले हिस्सा में पृष्ठ का, ये आपका सघन माध्यम है। इसके ऊपरी सतह आपका विरल माध्यम है। दो प्रकाश की किरणें आती हैं। एक प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं, इस पॉइंट से टकराती है। दूसरी प्रकाश की किरणें इस पॉइंट पर टकराती है। ये दोनों किरणें, इन दोनों पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं ये, इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं A डैश। ए और A डैश पे टकराती हैं। दोनों किरणें क्या होती हैं? अब हम जानते हैं कि जो प्रकाश की किरणें जिस डायरेक्शन में चलती हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में तरंगाग्र चलता है। तो तरंगाग्र यहां से स्टार्ट होगा, किरणें इस तरह से चल रही हैं तो तरंगाग्र ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर, दोनों किरणों के बीच में परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता हुआ ऐसे 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 आगे बढ़ेगा और इस M1 M2 के प्रत्येक पृष्ठों से टकराएगा। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार जो तरंगाग्र इसके पृष्ठों से टकराता है, तो हाइगेंस ने बताया कि जिन बिंदुओं से ये तरंगाग्र टकराएगा उस बिंदुओं से द्वितीयक तरंगाएं निकलेंगी। द्वितीयक तरंगाएं निकलते हुए आगे की ओर बढ़ेंगी। आपको, मुझे आशा है कि इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। तुम लोग भी क्या हो, एक बुद्धिजीवी प्राणी हो, थोड़ा सा भी समझाया जाता है समझ में आ जाता है तुम लोग को। तो ये थी आपका, ये किरण आया तो क्या होगा, हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। अब ये किरण वायु से, यहाँ क्या था, वायु, जिसको हम क्या कहते हैं, वायु क्या होता है आपका विरल माध्यम। क्या होता है बेटा, विरल माध्यम। इधर लिख देता हूं, विरल माध्यम ये है। ये क्या है, कांच मान लीजिए, तो ये क्या है, सघन माध्यम। क्या है, सघन माध्यम है ये। अब एक तरंगाग्र आ रहा है, माना एक तरंगाग्र ऐसे आ रहा था जिसका नाम था AB। क्या नाम था, इसको हमने नाम दिया A, इसको हमने नाम दे दिया B। ये तरंगाग्र आया तो क्या हुआ, अभी ये प्रकाश की किरण थी, ये क्या थी, प्रकाश की किरण थी, ये ऐसे आ रही थी, अब यहाँ टकराया तो क्या हुआ, इसका अपवर्तन हो गया। क्यों अपवर्तन हुआ, अभी अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर हटेगी, ये अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों, क्योंकि ये वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। अब ये क्या हुआ, अभिलंब हुआ आपका N1, ये क्या हुआ आपका N1 N2 आपका अभिलंब हो गया। अब ये किरणें आपकी क्या होंगी, अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। ये किरणें आपकी क्या होंगी, अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। ठीक, इस पृष्ठ टकराया और अभिलंब की ओर झुक गया। दूसरी किरणें जो यहाँ आई, ये क्या हुई, अभिलंब की दिया हमने, और ये भी अभिलंब की ओर, ये भी क्या हुई, अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। क्या होंगी, अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। ठीक है, ये तरंगाग्र आपका, इसको ये दिया गया नाम, ये भी तरंगाग्र था, तो ये क्या हो गया, B डैश, और ये क्या है, A डैश, इसको मिला दिया गया। तो ये तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है, AB यहाँ से टकराया, फिर ये तरंगाग्र धीरे धीरे चलते 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 यहाँ पे आ गया। ये आपका आपतित तरंगाग्र AB है और ये आपका A डैश B डैश क्या है, परावर्तित तरंगाग्र या अपवर्तित तरंगाग्र कह सकते हैं इसको। क्या है, अपवर्तित तरंगाग्र। ये दोनों क्या है, 90 डिग्री पे 90 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है,
9 ये ऐसे आगे निकल जाएगा, ऐसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका बिंदु क्या है ए डैश, ये आपका है बी डैश, ये इसके साथ 90 डिग्री, ये इसके साथ 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये आपका ये है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है क्या है, ये अभिलंब है, तो पूरे सरफेस के साथ एक प्रकार से देखा जाए तो 90 डिग्री का कोण है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है आपका आपतित तरंगाग्र है, तो आपतित तरंगाग्र जो बनता है ये कोण कितना बनाता है, आई बनाता है। ये आपका अब यहाँ से क्या हुआ, अपवर्तन हुआ है, यहाँ से क्या हुआ, अपवर्तन हुआ है, तो ये एंगल आपका आर बन जाएगा। ये आपका आई बन गया, आपका आर बन गया। ठीक है, इस पॉइंट से टकराया तो ये क्या हुआ, द्वितीय तरंगिकाएं निकलना शुरू हो गई। अब देख लीजिए, अब हम इसके नियमों की व्याख्या करते हैं। हम कुछ अगर डिफिनेशन लिखना चाहेंगे या भाषा लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हमने माना कि M1 M2 एक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है, दो माध्यमों को अलग करता है, और पहले माध्यम हमारा वायु है, दूसरा माध्यम हमारा कांच है। दो प्रकाश की किरणें चलती हैं, और ये इस M1 M2 के सरफेस A और A डैश से टकराती हैं, और जैसे जैसे इस पॉइंट से टकराती है द्वितीय तरंगिकाएं निकलना शुरू हो जाती है। मतलब ये तरंगिकाएं इधर आगे बढ़ जाएंगी, ये तरंगिकाएं इस पॉइंट से टकराएगा तो ऐसे ऐसे आगे निकल जाएगा, और इस प्रकार से ये हमारा AB एक आपतित तरंगाग्र होगा और A डैश B डैश हमारा अपवर्तित तरंगाग्र होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मिटा दें, चलो ठीक है, थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए, हम एक त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज AB A डैश, त्रिभुज AB A डैश, या इससे पहले थोड़ा सा मैं बात और कर लेता हूं, चाल की बात कर लेता हूं। माना आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र की चाल क्या है, कि चाल B1 है, ये प्रथम माध्यम में है। किसमें माध्यम में, ये प्रथम माध्यम में। प्रथम माध्यम में चाल क्या है, B1, और द्वितीय माध्यम में क्या है, द्वितीय माध्यम में चाल मतलब सघन माध्यम में, सघन माध्यम में चाल क्या है, सघन माध्यम में चाल क्या है, B2 है। हमने माना कि जो किरणें वायु में चल रही थी उनकी चाल क्या थी, B1 था। जैसे ही ये दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, इसकी चाल क्या हो गई, बदल के B2 हो गया। अरे भाई, हमने बताया ना कि जो प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या इसकी चाल बदल जाती है, तरंग बदलती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, तो हम जब ये आपका AB जो तरंगाग्र है, ये AB तरंगाग्र जब ये B आपका A डैश पे पहुंचेगा, उसी क्षण आपका A B डैश पे पहुंचेगा। तो B से ये तक दूरी कितना होगा, B से तरंगिकाओं द्वारा तय की गई दूरी लिखेंगे हम यहाँ, प्रथम माध्यम में द्वितीयक तरंगिकाओं द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा बताओ, प्रथम माध्यम दूरी बराबर क्या होता है, कोई बताओ मुझे। कक्षा 9 में पढ़ता है, 9 में पढ़ा, 11 में पढ़ा, अरे भाई 12 में तो आपको याद ही होना चाहिए। कहाँ तक मैं बताऊंगा आपको। तो तय की गई दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। हमने माना कि तरंगिकाएं B से A डैश तक पहुंचने में T समय लेती हैं, उसका चाल B1 है, तो भैया चाल T1 है, T है, वेग B1 है, तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाल गुणे समय मतलब B1 गुणे T हो जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, B1 T, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गई। अब जितने समय अंतराल में B A डैश पर पहुंचता है, उतने ही समय अंतराल में ये B डैश पर पहुंचता है। क्या पहुंचता है, तो अब देखते हैं। तो ये आपका दूसरा माध्यम है, इसमें वेग क्या है, इसमें वेग आपका V2 है। तो द्वितीय माध्यम में लिखेंगे, द्वितीय माध्यम में
चाल क्या है, चाल v2 है। समय क्या है, समय t है। समय क्या है, t है। तो तय दूरी क्या होगी, तय दूरी बराबर चाल गुणे समय। भैया चाल इसमें v2 था, समय t था, तो दूरी बराबर v2t हो जाएगा। कोई दिक्कत हो ये बताओ। मतलब हम कह सकते हैं कि ba डैश बराबर b1t और ab डैश बराबर b2t। इसको आप समीकरण नंबर मान लो, इसको समीकरण नंबर आप मान लो। एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे हम मिटा दें या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए ठीक है, नोट कर लिया, आई होप। ठीक, इधर का मिटा देते हैं थोड़ा सा। यार मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस क्लास 12th फिजिक्स, चाहे वो कुमार मित्तल प्रकाशन हो, चाहे बालाजी प्रकाशन हो, जिस सवाल को या जिस न्यूमेरिकल या जो भी टॉपिक डेरिवेशन आपको ना समझाए, प्लीज कमेंट कीजिए। मैं उस पर वीडियो बना के आपको 24 घंटे के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, ये मेरा दावा रहा। आगे देखें, अब देखते हैं त्रिभुज ए बी ए डैश में, ए बी ए डैश में क्या है, ए बी ए डैश में ये 90 है। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। क्या आप लोग को पता था? बिल्कुल, मैं भी जानता हूँ कि आप लोगों को पता है। आप लोग बहुत ही ज्ञानी हैं, अच्छी बात है, ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। तो ए बी ए डैश आपका क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें हम ये आपतन कोण है ना, आपतन कोण ले रहे हैं। तो साइन आई क्या हो जाएगा, साइन आई होता है साइन थीटा क्या, लंब बटे कर्ण। त्रिकोणमिति में पढ़े हो यार, अभी बताना पड़ेगा। तो इसके लिए लंब आपका बी ए डैश, कर्ण आपका समकोण के सम्मुख भुजा ए ए डैश क्या हो गया आपका, कर्ण। अच्छा, पुनः त्रिभुज और त्रिभुज लेना होगा, ए बी डैश इंटू ए डैश में साइन आर, एंगल कितना बना बेटा, आर बनना है दूसरे माध्यम में, आर बराबर फिर वही लंब बटे कर्ण। तो साइन आर आपका लंब बटे कर्ण, तो साइन आर के लिए लंब आपका ए बी डैश, कर्ण आपका ये 90 बनना है बेटा, क्योंकि ये तरंगाग्र क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, तरंगाग्र। तो क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा ए इंटू ए डैश। समीकरण नंबर, यार इसको समीकरण मान लेते, इसको मैं एक ही समीकरण मान ले रहा हूं, दोनों को समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर आपका 2, ये समीकरण नंबर आपका हो गया 3। अब समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को नहीं 2 को करेंगे, 2 को 3 से भाग करने पर, किससे, 2 को 3 से भाग करने पर 2 समीकरण हमारा क्या है, साइन आई बराबर बी ए डैश बटे ए डैश। तो हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बेटा क्या है, साइन आई बेटा यहाँ पे लिखा है बी ए डैश है, ए डैश है बेटा, बटे ये क्या है, मैं ऐसे बटा करता हूँ, इस तरह से लगाता हूँ, आपको दिखेगा अच्छे से, ए बी डैश ए डैश बेटा कट जाएगा। एक बार नोट कर लो, यहीं पे मैं फिर एक बार नोट करने का प्रयास करूंगा। 1 मिनट में इस साइड में लिखना शुरू करता हूँ, इतने में मेरा काम बन जाएगा। यहां से साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाएगा बी ए डैश बटे ए बी डैश। बी ए डैश आपका क्या है, B1t है बेटा, रख दो वैल्यू, B1t है। ए बी डैश आपका क्या है, B2t है, रख दो बेटा, शर्माइए मत, रख से टी कट गया। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो गया, B1 बटे B2। इसे कांस्टेंट भी कहते हैं, नियतांक भी कहते हैं। इसे हम स्नेल का नियम भी कह सकते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्नेल का नियम भी कहते हैं। यही अपवर्तन का
प्रथम नियम है, ये अपवर्तन का प्रथम नियम है। B1 B2 पहले माध्यम में चाल, दूसरे माध्यम में चाल, मतलब क्या हुआ, जो आपका साइन आई बटे साइन आर है वो आपका B1 बटे B2 के बराबर है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हाइगेंस का तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या का प्रथम नियम प्रूफ हुआ। दूसरा नियम तो फिगर से ही स्पष्ट है। दूसरा नियम क्या है, आपतित तरंगाग्र, आपका ये भी दूसरा नियम, आपतित तरंगाग्र ए बी और अपवर्तित तरंगाग्र बी ए डैश। अपवर्तित तरंगाग्र क्या है आपका, क्या है बी ए डैश आपतित तरंगाग्र अपवर्तित तरंगाग्र के बीच खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होती है, आपका दूसरा प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या सफलतापूर्वक पूरी हुई और हमने इसको प्रूफ किया। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया हमारे वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। और अपकमिंग वीडियो मेरा फिर इसके बाद आएगा, लेकिन आप पहले कमेंट करेंगे कि किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना है या कौन सी टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आया है, उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।